हिंदी की श्रेष्ठ प्रतिनिधि और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए ख्याति प्राप्त वरिष्ठ लेखिका मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी विषपाई। तो शुरू करें कहानी। पापा चाय। अखबार से सिर ऊपर उठाकर उन्होंने देखा वीणा एकदम तैयार होकर सामने खड़ी थी। स्टूल पर चाय रखते हुए उसने कहा, माँ की चाय फ्लास्क में रखी है, कैसरोल में दलिया है, आप लोग समय से नाश्ता कर लेना। पार्वती आएगी तो उससे कहिएगा माँ के बिस्तर की चादर भी बदल दे, माँ के कपड़ों के साथ ही रखी है। साबुन ख़त्म हो गया था, वो भी रख दिया है। और उससे कहिएगा माँ के कपड़ों को डेटॉल के पानी में भिगोया करे, कंजूसी ना करे। वो थोड़ा रुकी तो शर्मा जी ने पूछा, कहीं जा रही हो? आज तो इतवार है ना? हाँ, जरा दूसरे काम से जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। पिछले इतवार भी गई थी? हाँ, और अगले इतवार भी जाऊंगी, और उससे अगले इतवार भी। दरअसल मैंने एक छोटा सा एनजीओ ज्वाइन कर लिया है। हर संडे हम लोग पास के किसी गांव में जाते हैं, बच्चों को संस्कारित करते हैं, कहानियाँ कविता सुनाते हैं, महिलाओं को हाइजीन सिखाते हैं, साक्षरता का प्रसार करते हैं। हम लोग मतलब? वीणा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जिस नज़र से पिता की ओर देखा उससे वे तिलमिला गए। बोले, बाप हूँ तुम्हारा, पूछना मेरा फ़र्ज है, न बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। अब इतने फ़र्ज तो निभा दिया आपने, एक आध नहीं भी निभाया तो क्या फ़र्क पड़ता है? चाबुक सा फटकार कर वो एकदम पलट कर चल दी। कुछ ही क्षणों में उसकी स्कूटर की आवाज़ सड़क के शोर में खो गई। वे सुन्न होकर बैठे रहे। सामने रखी चाय ठंडी होती रही, उसे हाथ लगाने का भी मन नहीं हुआ। बेटी इतनी बड़ी गाली दे गई थी कि उनका मन लहूलुहान हो गया। पिछले 2 साल से देख रहे हैं, वीणा एकदम बदल गई है। कहाँ तो उनके सामने आंख उठाकर बात नहीं करती थी, पर अब तो जैसे पत्थर उठाकर मारती है। अव्वल तो बोलना ही नहीं चाहती, बोलती है तो जैसे जहर बुझा तीर हो। पता नहीं क्यों उसे घर से, घर के लोगों से नफरत सी हो गई है। उसकी माँ जब से बीमार हुई है उसके तेवर ही बदल गए हैं। वो एक पल घर में ठहरना नहीं चाहती। छुट्टी के दिन भी बाहर जाने का बहाना खोज लेती है। घर में रहती भी है तो काम धाम समेट कर अपने कमरे में गुम हो जाती है। मतलब के सिवा बात ही नहीं करती, करती है तो उसकी ज़बान पर कांटे उगाते हैं। और उसके ये व्यंग बाण झेलने के लिए वे अभिशप्त हैं। बुढ़ापे में अब उसी का तो सहारा है, ये बात वो भी खूब समझती है, इसीलिए शेर हो गई है। कहने को 3 बेटे हैं, एक से बढ़कर एक हैं, पर किसी के पास उनके लिए समय नहीं है, किसी के घर में उनके लिए जगह नहीं है, कोई झूठ मूठ को भी उन्हें आमंत्रित नहीं करता। और इन्हीं नालायक बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी कमाई खर्च कर दी, इस लड़की की ज़िंदगी होम कर दी। अपने भाइयों को पढ़ाते पढ़ाते बेचारी बुढ़ा गई, और वे लोग पढ़ लिख कर ऐसे फुर हुए कि अब पलट कर भी नहीं देखते। पेंशन है, पर कितनी सी, वो तो दवाइयों के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। और इस उम्र में सिर्फ पैसों से तो बात नहीं बनती, किसी का सहारा भी तो चाहिए। सच, वीणा ना होती तो उनका क्या होता, ये सोचते हुए भी डर लगता है। पिछले 2 साल से पत्नी एकदम खटिया से लग गई है, तब से तो वो बिल्कुल असहाय से हो गए हैं। इतना इलाज हो रहा है पर बीमारी ना पकड़ाई में आ रही है, ना ठीक ही हो रही है। कहीं बड़ी जगह दिखाने का मन है, पर कहाँ? बड़ा दिल्ली में है, पर उसकी बहू से पत्नी की किसी भी दिन नहीं बनी। बीच वाला अमेरिका में है, वहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना वो कभी कहता है। छोटा बम्बई में है, उसकी बहू भी सुशील है, पर वो ईसाई है। पत्नी तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती। घर पर जाकर ठहरना तो बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में एक ही अक्लमंदी की कि ये मकान बना लिया, कम से कम बुढ़ापे में सिर पर छत तो है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की कि बिटिया की समय से शादी नहीं की। पहले मजबूरी थी, बाद में अपना स्वार्थ आड़े आ गया। अगर उसकी शादी हो गई होती तो बेमन से ही सही, बच्चे कुछ तो कर्तव्य निभाते। अब तो बहन के भरोसे दोनों प्राणियों को छोड़कर तीनों निश्चिंत हो गए हैं। पत्नी के जागने की आहट मिली तो उनके विचारों की श्रृंखला टूटी। वो उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गए, मुंह हाथ धुलवाया और वापस बिस्तर पर लाकर बिठा दिया। वो फ्लास्क से चाय ढालने लगे तो पत्नी ने मुंह बिचकाया। आज तो इतवार है ना, आज तो ताज़ा चाय देती। तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है, कहाँ गई है? पता नहीं, शाम तक आने को कह गई है। पत्नी ने मजबूरी में 2-3 घूंट भरे और गिलास को परे सरका दिया। पार्वती आएगी तो ताज़े दूध की अच्छी चाय बनवा दूंगा। अब इस उम्र में मैं पार्वती के हाथ की चाय पीऊँगी? किस फेर में पड़ी हो भगवान, ये आपद धर्म है। तो तुम ही बनवा के पी लेना,
बुढ़ापे में मेरा धर्म मत बिगाड़ो। मुझे तो उसके हाथ से नहाते हुए भी घिन आती है, पर क्या करूं, मजबूरी है। बोलते बोलते पत्नी हाँफ गई। उन्होंने उसे चुप रहने का संकेत किया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। 9 बजे पार्वती आई तो उसे सारे निर्देश देकर वो बरामदे में आकर बैठ गए। अब 1 घंटे भर के लिए वो पत्नी की ओर से निश्चिंत हो सकते थे। वो सुबह का छूटा हुआ अखबार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें गेट के पास सुशीला का लड़का नजर आया। क्यों रे अशोक, कैसे आया? अम्मा आज नहीं आएगी, पड़ोस में गमी हो गई है। अपना माथा ठोकते हुए उन्होंने मन ही मन मरने वाले को कोसा। उनका मन तो हुआ कि पार्वती से 4 रोटियां डलवा लें, पर डर गए कि कहीं पत्नी को पता चल गया तो इस औरत के सामने ही तूफान मचा देगी और कहीं पार्वती बिदक गई तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने फिर उसी लड़के को भीतर बुलाया। उसके हाथ में एक फ्लास्क और 10-10 के 3 नोट पकड़ाते हुए कहा, 1 चाय, 1 ब्रेड और 2 समोसे, फटाफट ला दे। बच्चे ने ना नुकुर नहीं की, जानता था ये बेगार नहीं है, 1-2 रुपये सेवा शुल्क मिल ही जाएगा। समोसे उन्होंने तुरंत ही चाय के साथ खा लिए। भूख भी लगी थी और आजकल उन्हें पत्नी के सामने कुछ भी खाते संकोच ही होता है। बीमारी के कारण इस तरह की चीज़ें उसके लिए वर्जित ही हो गई हैं। पार्वती के जाने के बाद उन्होंने दोनों का नाश्ता लगाया। दलिया एकदम फीका था। अचार की फाँक के साथ ही वे उसे गले से उतार सके। पत्नी के सीने में रात दिन जलन होती रहती है, मुंह छालों से भर गया है। मिर्च तो क्या, नमक तक उसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें वही फीका बेस्वाद दलिया निगलते देख पत्नी ने कहा, उससे इतना भी नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना देती? उसके पास समय कहाँ है, इतना बना दिया यही बहुत है। हर इतवार आखिर वो जाती कहाँ है? आजकल बोलते हुए पत्नी हाँफने लगी थी, स्वर भी कांपने लगा है। किसी दिन पूछो तो। मुझ में तो हिम्मत नहीं है, किसी दिन तुम ही पूछ लेना। हिम्मत क्यों नहीं है, बाप हो उसके। सिर्फ जन्म देने से ही तो बाप का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। क्यों, पढ़ाया लिखाया भी तो है, तभी ना आज इतना कमा रही है। और शादी, क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं था? शादी तो संयोग की बात है, होनी होती तो हो ही जाती। कैसे हो जाती? जब उसकी उम्र थी तो हमने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, और जब उसने करनी चाहिए तो हमने होने नहीं दी। तुम तो एकदम आत्महत्या पर उतारू हो गई। तो क्या जात कुजात कुछ भी ना देखती? आखिर समाज में भी तो मुंह दिखाना होता है ना। और जब लड़का ईसाई लड़की ब्याह लाया तब? मुझसे पूछकर तो नहीं लाया, मैं तो मना ही कर देती, पर जब सामने ही लाकर खड़ी कर दी तो क्या करती। पर आज भी मैंने उसके हाथ का पानी नहीं पिया है, ना उसे अपनी रसोई में घुसने दिया है। वो चुप रह गए। पत्नी से बहस करना व्यर्थ था। बस उन्हें यही लगा कि काश सतीश की तरह वीणा भी हिम्मत कर जाती, फिर जो होता देखा जाता। पर लड़कियां इतनी बेमुरव्वत नहीं होती, और सतीश ने भी वीणा के समय माँ का रौद्र रूप देख लिया था, इसलिए उसने किसी को हवा ही नहीं लगने दी, सीधे ब्याह करके ही ले आया। दोपहर को उन्होंने दूध ब्रेड पत्नी के सामने रखते हुए कहा, आज सुशीला नहीं आई, आज इसी पर गुजारा करना होगा। तुम क्या खाओगे? यही दूध ब्रेड, साथ में थोड़ा नमकीन ले लूँगा। पत्नी के आंसू निकल आए। भगवान मुझे मौत भी नहीं देता। उससे क्या होगा? मेरी वजह से तो तुम यहाँ पड़े हो, नहीं तो आराम से छोटे के पास चले जाते। तुम ही तो कह रहे थे लीना बहुत सुशील है, शालीन है। वो चुप रह गए। छोटी को देखा ही कितना है, 2 दिन के लिए तो कोई भी सौजन्यता बरत सकता है। फिर लीना जानती है कि सास ससुर तो उसके साथ कभी आने से रहे, तो वो बुराई क्यों मोल ले। इसीलिए जब भी मिलती है बड़े विनम्र भाव से मिलती है। असलियत का पता तो तब चलेगा जब कभी साथ जाकर रहना पड़ेगा। शाम को वीणा जब लौटी तो वो बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। जैसे ही उसका स्कूटर रुका, उन्होंने गेट खोलते हुए कहा, आज सुशीला नहीं आई। स्कूटर स्टैंड पर लगाते हुए वीणा बोली, पापा मुझे घर में तो आने दिया होता। शर्मा जी कट कर रह गए। दरअसल वे वीणा को जताना चाह रहे थे कि उन लोगों को कितनी असुविधा हुई है, इससे शायद उसका अपराध बोध जागता, पर दुर्योग से उनकी टाइमिंग गलत हो गई। आजकल यही हो रहा है, वो धीरज ही नहीं रख पाते, न खाने में न बोलने में। वीणा कपड़े बदलने जा रही थी कि माँ ने अशक्त स्वर में आवाज़ दी। क्या है माँ? उसने दरवाजे में खड़े होकर पूछा। अरे आज सुशीला नहीं आई, पापा बेचारे दूध ब्रेड खाकर ही रह गए हैं, माँ ने खांसते हुए कराहते हुए कहा। आजकल वीणा से बात करते हुए वह विशिष्ट आवाज़ निकालती है, अत्यंत करुण और क्षीण। शर्मा जी को कभी कभी खीज हो आती है। बिस्तर पर पड़ी है, पर नाटकबाजी से बाज नहीं आती। पर इस नाटक का वीणा पर कोई असर नहीं होता। वो तल्ख स्वर में बोली, ये खुशखबरी तो पापा ने मुझे गेट पर ही दे दी थी, तुम नाहक तकलीफ कर रही हो। खैर चाय बना रही हूँ, आप लोग पिएंगे? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया।
अपनी नाराज़गी जताने का दोनों के पास एक यही तरीका था। उसने भी दूसरी बार नहीं पूछा। वीणा ने इत्मीनान से चाय पी और फिर काम में जुट गई। देर तक बर्तन धोने की आवाज़ आती रही। सुशीला नहीं आई थी। सिंक में बर्तनों का ढेर लग गया था। बर्तनों के बाद रसोई की खटर-पटर शुरू हो गई। वो टीवी के सामने बैठकर भोजन की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 9 बजे वीणा ने पापा का खाना लगा दिया। उसके बाद माँ को तकिए के सहारे बैठाकर वो उनकी भी थाली ले आई। पालक टमाटर का सूप, मूंग की पतली दाल और फुल्का। प्लेट स्टूल पर रखकर वो जाने को ही थी कि माँ ने अपनी उसी स्पेशल आवाज़ में कहा, पापा के लिए ढंग का कुछ बना देना, सुबह से सिर्फ ब्रेड पर हैं। वीणा जैसे एकदम तैश में आ गई। बाहर आकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखी पापा की थाली उठाई और माँ के सामने रखकर बोली, लीजिए, मुआयना कर लीजिए, कुछ कसर हो तो बताइएगा। अच्छी सजी संवरी थाली थी। चटनी, सलाद, आलू गोभी की सब्जी, लहसुन से बघारी मूंग की दाल और चुपड़ी रोटियां। रात को चावल तो पापा खाते ही नहीं थे। माँ की आंखों के सामने 2 पल वो थाली झुलाकर वापस टेबल पर रख दी और कहा, सॉरी पापा। शर्मा जी सूप पी रहे थे। जब उनके सामने रखी थाली एकाएक गायब हो गई थी, वे एकदम भौंचक रह गए थे। उन्हें होश तब आया जब थाली वापस आ गई थी। पहले वाला जमाना होता तो या तो वे थाली छोड़कर उठ जाते या थाली उठाकर फेंक देते। लेकिन अगर पहले वाला ज़माना होता तो वीणा क्या ऐसी बदतमीजी की जुर्रत कर पाती? पर अब तो उनकी सारी ठसक ही गायब हो गई थी। वापस आई थाली से वे चुपचाप कौर तोड़ने लगे। दिन भर में पहली बार अन्न के दर्शन हो रहे थे। खाना एकदम जहर लग रहा था, पर वे उसे नकारने की स्थिति में नहीं थे। उधर पत्नी ने फिर बिसूरना शुरू कर दिया था, मेरी छाती में वैसे ही आग लगी हुई है, ऊपर से ये लड़की मुझे दिन रात जलाती है। वीणा पापा को फुल्का देने आई थी। उसने ये सुना तो माँ के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। माँ, मेरे कलेजे में जो पिछले 20 साल से आग लगी हुई है, भीतर ही भीतर राख हो गई हूँ। फिर भी मैं जी ही रही हूँ कि नहीं? तुम भी इसी तरह जीना सीख लो। वीणा तो कहकर किचन में लौट गई, पर उसकी बात से माँ की इतनी रुलाई उमड़ी कि गले में फंदा ही पड़ गया। बेचारे शर्मा जी खाते खाते उठ गए और पत्नी की पीठ सहलाने लगे। उन्होंने लाख मनुहार की, पर वीणा की माँ ने थाली परेसर का ही दी। वो अधखाई थाली सिंक में रखते हुए उन्होंने वीणा से कहा, बेटे, तुम्हारी माँ आज ठीक से खा नहीं पाई हैं, सोने से पहले उन्हें 1 कप दूध जरूर दे देना। ये कहते हुए उन्हें अपना ही स्वर इतना याचनापूर्ण लगा कि क्या करें। रसोई का काम समेट कर वीणा ने बाहर गेट पर ताला डाला, सदर दरवाज़ा बंद किया, फिर दूध का गिलास माँ के स्टूल के पास रखते हुए कहा, माँ, ये दूध रखा है, शक्कर डालूं या फीका ही लोगी? तू तो इसमें थोड़ा सा जहर मिला दे ताकि सारा टंटा ही खत्म हो जाए। वीणा ने सपाट स्वर में कहा, तुम मुझसे जहर मांग रही हो? ताज्जुब है। तुम्हारे पास तो एक परमानेंट जहर की शीशी हुआ करती थी ना, वो कहाँ गई? या कि वो सिर्फ मुझे धमकाने के लिए ही रखी थी? माँ विस्फारित नेत्रों से बेटी की ओर देखती रह गई। वीणा ने निर्विकार भाव से शक्कर का डिब्बा स्टूल पर रख दिया और घर भर की बत्तियां बुझाते हुए सोने चली गई। शर्मा जी का मन हुआ कि पत्नी को झकझोर कर पूछें कि भगवान, वो जहर की शीशी क्या सचमुच खो गई है? अगर याद आ रही हो तो मुझे बताओ कि कहाँ रखी है। तुम्हें ना सही, मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। यूं घूंट घूंट जहर पीने से तो अच्छा है कि एक बार में ही गले से उतार लूं। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी हुई कहानी विषपाई। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।